केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में विधायी संबंध और प्रशासनिक संबंध 245 से 255 के मध्य विधायी संबंधों का वर्णन किया गया है और 256 से 263 के मध्य प्रशासनिक संबंधों का वर्णन किया गया है। विधायी संबंध 245 संसद द्वारा निर्मित कानून पूरे देश में लागू होगा और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून उसी राज्य में लागू होगा। आर्टिकल 246 विधायी यानी विधि बनाने की विषय वस्तु 7वीं अनुसूची संघ सूची जिसमें कानून बनाने की शक्ति संसद को है और इसमें 98 विषय शामिल किए गए हैं। राज्य सूची राज्य विधानमंडल इस पर कानून बना सकता है और इसमें 59 विषय शामिल किए गए हैं। समवर्ती सूची इस पर दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब राज्य विधानमंडल भी संसद भी। इसमें 52 विषय सम्मिलित किए गए। आर्टिकल 246 ए इसे 101 संशोधन द्वारा संविधान संशोधन द्वारा 2016 में मतलब जोड़ा गया है। जीएसटी का प्रावधान है इसमें, गुड्स एंड सर्विस टैक्स माल एवं सेवा कर। संसद पर राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं जीएसटी पर। और जीएसटी से संबंधित प्लस अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में संसद द्वारा निर्मित कानून होगा। आर्टिकल 248 अवशिष्ट शक्तियां मतलब बची हुई शक्तियां, ऐसी शक्तियां जिनका बंटवारा 7वीं अनुसूची में नहीं है, जिन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को है। आर्टिकल 254 समवर्ती सूची के विषय पर बनाए गए कानून में असंगति होने पर एक दूसरे के उल्टा या विरोधी कानून, मतलब संसद प्लस विधानमंडल के कानून में असंगति है तो ये एक दूसरे के विरोधी है, मतलब तो आर्टिकल 254 कहता है कि विरोध की मात्रा तक राज्य विधानमंडल का कानून शून्य होगा, शर्त है कि यदि ऐसा कानून को राष्ट्रपति की अनुमति मिले तो लागू हो जाएगा। राज्य सूची के विषय पर संसद की विधि बनाने की शक्ति। दो सिचुएशन जब बिना राज्यों की सहमति से, मतलब आर्टिकल 249 और 250, और राज्यों की सहमति से आर्टिकल 252। बिना राज्यों की सहमति से कानून बना आर्टिकल 249 जब राज्यसभा अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे कि राज्य सूची या जीएसटी का महत्व राष्ट्रीय महत्व का हो गया है तो ऐसा कानून या संकल्प या प्रस्ताव एक बार में 1 वर्ष के लिए वैध रहेगा। दोबारा लागू करना हो तो राज्यसभा पुनः संकल्प पारित कर सकती है तो 1 वर्ष के लिए बढ़ जाएगा। आर्टिकल 250 अगर राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तो जब तक आपातकाल के दौरान लागू रहेगा प्लस समापन के बाद 6 माह तक लागू रह सकता है। 6 महीने बीतने के बाद यह लागू नहीं रह जाएगा, मतलब जो आर्टिकल 250 के अंतर्गत बिना राज्यों की सहमति से केंद्र द्वारा कानून बनाया जाता है तो, और राज्यों की सहमति से कानून बनाना आर्टिकल 252 में है। जब 2 या 2 से अधिक राज्य सहमति प्रकट करें कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बनाए, ये कानून अन्य राज्य भी अपना सकते हैं। आर्टिकल 253 अंतर्राष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए कानून बनाने की शक्ति संसद को है। केंद्र एवं राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध कानून लागू करने की। आर्टिकल 256 संघ व राज्यों की बाध्यता। इसका अर्थ होता है कि राज्यों की सरकार इस प्रकार चलाई जाएगी जिससे संसद के द्वारा बनाए गए कानून का पालन राज्य में होता रहे। यदि ऐसा नहीं है तो केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इसके बारे में निर्देश दे सकती है। आर्टिकल 257 कुछ दशाओं में केंद्र का राज्यों पर नियंत्रण। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए, यानी राज्य की सरकार इस प्रकार चलानी चाहिए जिससे केंद्र को अपनी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अर्थात अपनी सरकार चलाने में कोई बाधा न आवे। केंद्र की सरकार इस संबंध में राज्यों को कोई निर्देश भी दे सकती है। केंद्र सरकार राष्ट्रीय और सैनिक महत्व के संचार साधनों और रेलवे के संरक्षण के संबंध में कोई निर्देश राज्य सरकारों को दे सकती है। आर्टिकल 258
राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के अधीन क्षेत्र का कोई विषय राज्य को सौंप सकता है। आर्टिकल 258 ए राज्यपाल संघ मतलब केंद्र सरकार की सहमति से राज्य के अधिकार क्षेत्र का कोई विषय केंद्र को सौंप सकता है। विवाद समाधान यंत्र डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद आर्टिकल 262। बचावकारी निदानात्मक नदी बोर्ड अधिनियम 256 मतलब बचावकारी के लिए यूज किया गया मतलब बनाया गया है। और निदानात्मक के लिए अंतर्राष्ट्रीय नदी जल विषय अधिनियम 1956 बनाया गया है। आर्टिकल 262 अंतर्राज्यीय नदियों के जल बंटवारे के संबंध में विवाद के समाधान करने में शक्ति संसद को सौंपता है। परिणाम स्वरूप संसद ने निम्नलिखित 2 अधिनियम बनाए हैं। पहला है कि नदी बोर्ड अधिनियम 1956। यह एक बचावकारी कदम है। किसी नदी के लिए एक बोर्ड स्थापित किया जा सकता है। यह नदी बोर्ड नदी के जल में के संपूर्ण प्रबंध के विषय में सिफारिश करता है, जैसे नदी जल के उपयोग, प्रदूषण नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, नहरों का नियंत्रण, जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण आदि। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद अधिनियम 1956 यह समाधान का प्रभावी कानून है। इसके अंतर्गत शिकायत प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर एक अस्थायी अधिकरण की स्थापना की जाती है, जैसे कावेरी नदी जल विवाद अधिकरण, कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण आदि। अधिकरण में न्यायाधीश सम्मिलित होते हैं और अधिकरण के द्वारा दिए गए निर्णय को उच्चतम न्यायालय के समकक्ष माना जाता है। इस प्रकार अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। अधिकरण को अब 3 वर्ष के भीतर निर्णय देना होता है। कमियां विवाद समाधान में। सभी नदियों के नदी जल बोर्ड स्थापित नहीं किए गए हैं। अधिकरण में केवल न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं, जबकि राज्यों की मांग है कि उनके प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाना चाहिए। अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति नहीं दी गई है। पहले स्थापित किए जा चुके अधिकरण न्याय करने में अधिक समय लेते रहे हैं। उपाय है कि अधिकरणों में न्यायाधीशों के अतिरिक्त विशेषज्ञों और राज्य के प्रतिनिधियों को भी स्थान दिया जाए। अधिकरण को अपने निर्णय को लागू करवाने की शक्ति प्रदान की जाए। नदी बोर्ड स्थापित किए जाए, क्योंकि यह सहयोग के बेहतर साधन बन सकते हैं। ऐसे विवादों को राजनीतिक संकीर्णताओं से मुक्त रखने का प्रयास किया जाए। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाएगा। सहकारी या आयोग की सिफारिश पर सुझाव दिया गया कि सर्वप्रथम पहली बार 1990 में किया गया। मतलब अंतर्राज्यीय परिषद की संरचना, इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के सदस्य होते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री या प्रशासक होते हैं। सचिवालय इसका नई दिल्ली में होता है। अंतर्राज्यीय परिषदों का इनका बैठक प्रति वर्ष 3 बैठक होनी चाहिए। इनकी बैठक प्रति वर्ष 3 होनी चाहिए। इनका कार्य होता है कि राज्यों के मध्य मतलब कार्य है 263 में राज्यों के मध्य विवादों के बिंदुओं को पहचानना और सुझाव देना। राज्यों के मध्य सहयोग और सामंजस्य स्थापित करने के लिए प्रयत्न करना और ऐसे विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सामान्य हितों, नीति और कार्यवाही के मध्य अच्छे समन्वय के लिए सिफारिश करना। समीक्षा अंतर्राज्यीय परिषद अपेक्षा के अनुरूप भूमिका निभाने में सफल नहीं रही है। 1950 से 1990 तक इसका गठन ही नहीं किया गया, किंतु 1990 में जब इनका गठन किया गया तब उनके पश्चात प्रतिवर्ष इनकी बैठकें नहीं आयोजित की जाती हैं। इनके बैठकों के आयोजन में अधिक अंतराल देखने को मिलता है। इसका बैठक का आयोजन केंद्र और राज्य के सहयोग पर निर्भर करता है, किंतु राजनीतिक पतन तीव्र गति से हुआ है, अतः बैठकों के आयोजन से सहयोग का अभाव रहा है। किंतु अंतर्राज्यीय परिषद केंद्र राज्य के संबंध को बेहतर बनाने का प्रभावी तरीका है। यह सहकारी संघवाद का प्रमुख उदाहरण है। अतः राजनीतिक विरोधों से दूर हटकर अंतर्राज्यीय परिषद की भूमिका को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है।
वित्तीय संबंध केंद्र और राज्य के बीच। आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 संसद के अधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जाएगा न वसूला जाएगा। गोलंबा पर ले हा तो यहाँ से जाई। हाँ बोला बढ़िया कुछ चर्चा कर रहा है। इसे बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। आर्टिकल 266 संचित निधि लोक लेखा और आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि। आर्टिकल 275 संघ के द्वारा राज्यों को सहायता एवं अनुदान देना। आर्टिकल 279 सरकार की शुद्ध आय को सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा। आर्टिकल 279 माल एवं सेवा कर परिषद जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष भारत सरकार का वित्त मंत्री होता है। इसके सदस्य राज्यों या यूनियन टेरिटरी के वित्त मंत्री होते हैं। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन। आर्टिकल 280 इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रति 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन जिसमें केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध को बनाए रखा जा सके। जिससे वित्त आयोग की संरचना एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य होते हैं। योग्यता के लिए वित्त आयोग अधिनियम 1951 बनाया गया। अध्यक्ष की योग्यता जिसे सार्वजनिक मामले का अनुभव हो। अब प्रथम सदस्य जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या योग्यता रखता हो। द्वितीय सदस्य जिसे वित्त एवं लेखों का ज्ञान का अनुभव हो। तृतीय सदस्य जिसे वित्तीय प्रशासन का ज्ञान या अनुभव हो। चतुर्थ सदस्य जो अर्थशास्त्र विषय का ज्ञाता हो। कार्य है वित्त आयोग का। राष्ट्रपति को निम्नलिखित मामलों में सुझाव देना। केंद्र सरकार की आय का राज्यों के बीच बंटवारे के संबंध में उन सिद्धांतों के विषय में जिसके आधार पर केंद्र सहायता या अनुदान दे सके। राज्यों के वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने के लिए दी गई सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए राज्य में के संचित निधि को मजबूत बनाने के उपाय सुझाना। यह प्रावधान 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अपनाया गया है। नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने के लिए राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिश को ध्यान में रखते हुए राज्य की संचित निधि को मजबूत बनाने के लिए उपाय सुझाना। यह प्रावधान 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। राष्ट्रपति जो विषय सौंपे उस पर सुझाव देना वित्त आयोग का काम होता है। वित्त आयोग की रिपोर्ट आर्टिकल 281 वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों में रखवाएगा। वित्त आयोग की समीक्षा। वित्त आयोग समय समय पर अपनी सिफारिशों के माध्यम से केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्तीय संबंधों को मजबूत बनाने में प्रमुख भूमिका निभाता रहा है। विगत वर्षों में वित्त आयोग के महत्व में निरंतर वृद्धि हुई। राष्ट्रपति ने समय समय पर वित्त आयोग को सौंपे जाने वाले कार्यों की मात्रा में वृद्धि की है और वित्त आयोग ने उस पर प्रभावी सिफारिशें भी दी हैं। जैसे 15वें वित्त आयोग ने राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए विषयों के आधार पर आपदा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा, सीमाओं की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि के संबंध में प्रभावी सिफारिशें दी हैं। इस प्रकार वित्त आयोग भारत में सहकारी संघवाद को मजबूत बनाने में अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आर्टिकल 292 भारत सरकार द्वारा ऋण या उधार लेना। देश के बाहर या भीतर से ऋण लिया जा सकता है। मात्रा का निर्धारण संसद द्वारा कानून बनाकर किया जाता है और इसकी भारत सरकार की संचित निधि की गारंटी दी जाती है। आर्टिकल 293 राज्य सरकार द्वारा उधार लेना। केवल भारत सरकार से उधार ले सकती है और राज्य विधानमंडल मात्रा का निर्धारण करेगा और राज्य की संचित निधि की गारंटी दी जाती है और शर्त है कि संसद द्वारा कोई शर्त लगाया जा सकता है। आर्टिकल 299 संविदा कॉन्ट्रैक्ट सरकार किसी भी निजी क्षेत्र के साथ संविदा कर सकती है। आर्टिकल 300 वाद या कार्यवाही मतलब मुकदमा। अगर केंद्र सरकार पर मुकदमा होगा तो भारत संघ के नाम पर होगा। राज्य की सरकार के मुकदमा होगा कि राज्य के नाम से होगा। आर्टिकल 300A संपत्ति का अधिकार। इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। आर्टिकल 301 पूरे देश में व्यापार वाणिज्य समागम की स्वतंत्रता होगी।
मतलब व्यापार कारोबार करने के उद्देश्य से पूरे देश में आने जाने की आज़ादी होगी। आर्टिकल 302 संसद इस पर रोक लगा सकती है, केवल लोकहित में, इसके अलावा नहीं। आर्टिकल 304 राज्य विधानमंडल भी लोकहित में रोक लगा सकती है, लेकिन राज्य विधानमंडल ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होगा। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव या विवाद या मतभेद। 1967 तक केंद्र और राज्य के मध्य संबंधों में तनाव नहीं था, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों में प्रायः एक दल की सरकार थी। 1967 के बाद जब कुछ राज्यों में केंद्र में शासन करने वाले दल के विपरीत सरकारों का गठन हुआ, तब केंद्र राज्य के मध्य मतभेद उभरने लगे, जो निरंतर गहरे होने लगे। इस प्रकार विवादों का मुख्य कारण राजनीतिक रहा है। फिर भी निम्नलिखित कारणों को केंद्र एवं राज्य के मध्य तनाव के लिए उत्तरदायी माना जा सकता है। राज्यपाल की भूमिका से उत्पन्न विवाद। आर्टिकल 356 का दुरुपयोग, केंद्रीय पुलिस बलों की राज्यों में तैनाती, अखिल भारतीय सेवाओं का भूमिका या नियुक्ति। राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग, किंतु केंद्र द्वारा केंद्रीकरण पर बल दिया गया। विगत वर्षों में बढ़ता हुआ राजनीतिक नैतिकता का पतन, वित्तीय आधारों पर केंद्र और राज्य के मध्य, ये सारी कमियां हैं। सुझाव है कि सरकारी आयोग एवं पूंजी आयोग ने केंद्र राज्य संबंधों पर गठित आयोग ने इस सिफारिश को लागू करने की मांग की है। केंद्र राज्य संबंधों का भविष्य, समापन, संघर्षणात्मक संघवाद, प्रोत्साहन, सहकारी संघवाद, प्रतिस्पर्धी संघवाद, वित्तीय संघवाद, राजनीतिक सुधार।